अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा स्पॉटलाइट ऑन इंडिया है। और आपको पता है जो हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम है हफ्तावार, आज उसी की एक कड़ी है। इस दौरान काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनमें आपको पता ही है कि एक 5 पॉइंट जॉइंट स्टेटमेंट इंडिया और चाइना की तरफ से इशू हुई है। जब जयशंकर साहब वहाँ पे गए हुए थे मॉस्को में, तो उनकी मुलाकात के बाद ये एक जॉइंट स्टेटमेंट आई। और उसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। एक तो ये है कि मिलिट्री कमांडर्स की अब मीटिंग होगी दोनों ममालिक के, तो वो उसमें क्या रिज़ल्ट निकलेगा। फिर एक एस्पेक्ट है कि क्या ये जो सारा एग्रीमेंट हो रहा है वो क्या इस वजह से हुआ है कि जो पैंगोंग त्सो के ऊपर इंडिया ने 2-3 टॉप्स के ऊपर कब्जा किया और प्रीएम्प्टिव एक एक्शन लिया, क्या उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है? और साथ-साथ हम ये भी डिस्कस करना चाहेंगे कि कोविड-19 इंडिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, और हमें खुद इसके बारे में बड़ा कंसर्न है कि पूरी इंडिया में उसकी वजह से फिर इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर भी, इकोनॉमी का भी मसला पड़ रहा है। और साथ-साथ हम देखेंगे सब ये चल रहा है, और साथ ही साथ एक और इश्यू जो है वो बड़ा अनरिलेटेड टू दिस होल थिंग, वो है कंगना रनौत का। और जो मुंबई की गवर्नमेंट है उनके हवाले से भी तो भी जरा देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। और हमारे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर और नाजरीन को भी मेरी तरफ से आदाब। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जरा ये बताइएगा एयर मार्शल साहब कि ये जो 5 पॉइंट जॉइंट स्टेटमेंट है, हमने देखी है इसको, और मुख्तलिफ चीज़ें इसके ऊपर चल रही हैं, मुख्तलिफ लोगों की क्रिटिक्स भी आई हैं। कुछ लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से देख रहे हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? कितनी बड़ी डेवलपमेंट है जो जयशंकर साहब वहाँ पे मॉस्को में मिल के आए हैं और ये स्टेटमेंट इशू हुई है? जी। पहले तो नाजरीन को समझाएंगे कि ये 5 पॉइंट है क्या। हम्म, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, इसका एक तरीके से एनालिसिस करके बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है और क्या उम्मीद रख सकते हैं हम्म, हिंदुस्तान, भारत और चीन। ठीक। पहली बात यह है कि अ, एक पहला पॉइंट है कि जो भी एक तरीके का कंसेंसस रहा है पूरी उन सबसे ऊंची सतह पे पाकिस्तान, चीन और भारत की तरफ से कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दी जाएगी फौजों को कि ऐसे ऐसे हादसे ना हों। ये हम्म, पुरानी बात है ठीक। और ये मेरे ख्याल में 2013-2014 में ये एक तरीके का एपेक्स लेवल डिसीजन था, वुहान में जब नरेंद्र मोदी गए थे वहां पे। तो ये कहा है कि इसको बरकरार रखिए। दूसरी बात जो है कि जो इसका एक तरीके से जो ट्रूप्स हैं, फौजी जमीन पे हैं, तो उनको फौजी अलग अलग लेवल पे जो कोई भी अभी अभी तक का डायलॉग हुआ है, बहस हुई है, डिस्कशंस हुए हैं, वो बरकरार रखिए। ये भी कोई ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तीसरा है कि अग्रीमेंट्स जो हुए हैं, मैंने आपके नाजरीन से पहले भी शेयर किए थे, दो 1993 के बाद, 96 में, 2005 में, 2013 में, वो समझौते थे, क्या लिखित समझौते थे कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बरकरार रखेंगे। और अगर कभी कभी, क्योंकि अनडिफाइंड बाउंड्री है, तो कभी अगर दो फौजों का एक तरीके से एक दूसरे का सामने आते हैं, तो प्रोटोकॉल्स क्या है। तीसरी है कि जो उन्होंने फाइनली पांचवा पॉइंट ये है कि देखिए चौथा पॉइंट जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की लेवल पे या वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, डब्ल्यूएमसीसी। मैं समझाऊंगा। डब्ल्यूएमसीसी मतलब हमारे वजीर दाखिला के सबसे सबसे ऊंची दर्जे के जो अफसर हैं, और उनकी तरफ से, उनके वजीर खारजा की तरफ से वो मिलते, मतलब एक दूसरे से या तो वर्चुअली मिलते हैं या तो फेस टू फेस मिलते हैं। दूसरा तीसरा लेवल जो है कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारी तरफ से और उनकी तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी, उनको भी बरकरार रखना चाहिए। और लास्ट पांचवा पॉइंट है कि देखिए, हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के क्या नए नए रूप संभालने हैं, वो करिएगा। तो इस पे अगर आप ठीक। देखेंगे, ये एस्टेब्लिश है, ये कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं हम्म, है।
तो ठीक। इस पे हमें उम्मीद रखना कि इससे एक ब्रेक थ्रू हुआ है, वो भी बहुत एक गलत असेसमेंट होगी। हाँ, ये हुआ है वो ये है कि जो ज़ुबान इस्तेमाल हुई है दोनों साइडों से हमारी तरफ से तो उतनी हिंदुस्तान की तरफ से वो कभी हार्ड ज़बान की नहीं गई, मगर चीन की तरफ से एक तरीके की ये सब आपकी ही गलती है, आप भी एलएसी क्रॉस कर रहे हैं, आप भी वो बिल्कुल सरासर झूठ है, सारी दुनिया, सारा आलम जानता है। और ये भी है कि वो जो एक्यूज़ेशंस होते थे, ब्लेम वर्दिनेस आपने हाँ, गलती की, मैंने गलती की और फाइनली जो मुद्दा इसमें हमारे सामने आता है वो है हिम्मत की मतलब हिकमत अमली की। वो क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? वो अब उसकी नाज़रीन में बहुत ही दिलचस्पी होगी कि हाँ, चीन की तरफ से क्या स्ट्रैटेजी है। हमें लगता है कि ये शी जिनपिंग ने असेसमेंट की है कि उनका कंसोलिडेशन डोमेस्टिकली होना चाहिए पूरी तरह से। वहाँ पे कुछ खतरे उनको उनके नज़रिए से लगते हैं, कुछ खतरे हैं, कुछ सीनियर मेंबरान हैं, उनकी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिट ब्यूरो की या स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पॉलिट ब्यूरो की। वो अब जब हम चीन की मीडिया को देखते हैं, उनको एनालाइज़ करते हैं, तो लगता है कुछ एक तो एक तरीके की एक कोशिश है वो कंसोलिडेशन हो। और दूसरी जब सारे आलम में चीन अब उभर आया है, तो एक इशारा दिया जा रहा है कि देखिए हमारा पड़ोसी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने हाल ही में जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, अमेरिका के साथ बहुत ही करीब गया है। तो हम एक तरीके से जैसे कहते हैं मैं जब छोटा था एक फ़िल्म आई थी सीआईडी तो उस फ़िल्म में कहा था कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो मतलब है क्या? तो निगाहें कहीं और हैं और निशाना हिंदुस्तान है। तो ये हमारी भारत की तरफ से ये बहुत ही अहमियत रखता है कि देखिए अ, इस पे काफ़ी बहस हुई है पहले भी। चीन कहता है कि हमारे रिश्ते हों, वो उनमें कोई खलल नहीं आनी चाहिए। वो हमारे इकोनॉमिक रिश्ते हों, सिक्योरिटी रिश्ते हों या दाखिले पहलुओं के रिश्ते हों, वो बरकरार रहने चाहिए और जो बॉर्डर पे हो, वहाँ पे हम पीस और ट्रैंक्विलिटी बरकरार रखेंगे। मगर हमारी तरफ से ये है कि जब तक बॉर्डर में पीस और ट्रैंक्विलिटी ना हो, तब तक हमारे रिश्ते आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपके नाज़रीन जानते हैं भारत ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हैं, शायद 5G को हलाया नहीं जाएगा। एक तरीके से उनकी जो कंपनीज़ हैं, उन पे काफ़ी पाबंदियाँ लगी हैं और आपने शायद और आपके नाज़रीन ने आज के एक जो एक्सपोज़र हुआ है सारे हिंदुस्तान में, एक ज़ेन्हुआ कंपनी है चीन में शेंज़न में बेस्ड है। 10,000 लोगों को उन्होंने एक तरीके के हाइब्रिड वॉरफेयर का निशाना बनाया है। वो क्या है कि इसरार कसाना साहब का इसके मोबाइल नंबर्स कौन-कौन से हैं, पिछले 5 साल में सारे दिन में उन्होंने किस-किस के साथ बात की है, कौन-कौन से ईमेल भेजे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ-कहाँ है, बैंक अकाउंट्स कहाँ-कहाँ है। ये मतलब एक खौफनाक बात है। मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को एक तरीके से दोस्ती के नाते ये कहना चाहता हूँ, आपके रिश्ते चीन के साथ बहुत करीब हैं, मगर ये हाइब्रिड वॉरफेयर में आप ज़रूर आपके जो कौमी निफ़ाद हैं, नेशनल इंटरेस्ट जो डिक्टेट करता है, ज़रूर करिए, उसमें मुझे मुश्किल है, मगर ये मौका नहीं है उस बात के उठाने का। मौका सिर्फ़ ये मैं आप तो जानते हैं, नाज़रीन जानते हैं, मैं पिछले 20 साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को एक तरीके का वापिस पटरी पे लाया जाए, एक तरीके का अमन आ जाए, एक तरीके की खुशहाली आए, क्योंकि हमारे में बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं। मगर अगर आप जियोपॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से चीन के साथ बहुत करीब जाना चाहते हो, सीपेक भी है, काफ़ी सारा है, मगर अपनी जो कौमी सलामती है, उसका ख़्याल करने की बहुत ही ज़रूरत ये बिल्कुल ठीक है। ये वो कहते हैं ना, ट्रस्ट बट है। वेरीफाई। जी, ये बात ठीक है।
अब मसला ये है ना कि आप तो हमें गले लगाते नहीं है, तो हमने अब किसी को के साथ तो दोस्ती करनी है ना एयर मार्शल साहब। देखिए, हम तो तो हमारी लेवल पे, सिविल सोसाइटी लेवल पे तो अभी भी हम गले लगाए हैं। अभी इसी साल, फिर नहीं, पिछले साल हम पाकिस्तानियों से मिले हैं, ट्रैक टू में मिले हैं, बाहर मिले हैं, ना तो पाकिस्तान में मिले, ना तो हिंदुस्तान में। हमारी उम्मीद और कोशिश हमेशा रही है कि हम अपने इस्लामाबाद में क्यों ना मिले। काफी साल हुए हैं मुझे पाकिस्तान गए हुए भी, और दिल्ली में क्यों ना मिले। मगर वो एक दिन आप वो भी रख लीजिएगा, जब हाँ इजाज साहब होंगे, कोई और गेस्ट होंगे, तो हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को हम कहाँ ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम हमें दोनों आपकी में आपकी बहस करने की बहुत हमें जरूरत आपकी नीयत पे तो कोई शक नहीं है मास्टर साहब, आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है। आपने जो कंट्रीब्यूट किया इस कॉज के लिए, उस पर भी कोई शक नहीं है। हमें तो मसला आ जाता है जब मोदी साहब हमारे साथ इस तरह ट्रीट करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स वहां पे शुरू हो जाते हैं, और वो नहीं होने चाहिए। लेकिन कमिंग बैक टू द होल पॉइंट, ये जो हम लोग चाइनीज की बात कर रहे थे, आपने इशारा किया कि उन्होंने ये कहा जी कि इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होनी चाहिए, और बॉर्डर का इशू जो है वो अलग है, जो बाकी ताल्लुकात हैं वो अलग हैं। बल्कि एज ए मैटर फैक्ट जब ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आया ना, तो उसके बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अलग से स्टेटमेंट आई, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने डीलिंक कर दिया है बॉर्डर इशू को अपने जो ओवरऑल रिलेशनशिप है। तो ये तो चीज उन्होंने कर दी है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने खुद कहा कि ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट या ब्रेक थ्रू नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्रेक थ्रू नहीं है तो फिर वाई सो मच हाइप इन द इंडियन मीडिया के जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर लिया, बहुत बड़ी एक कामयाबी हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमें वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। डू यू एग्री विद इट? मैं कि आपने जो 3 अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है, ट्रस्ट बट वेरीफाई, या जो आपने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है, वो जो वांग गी ने कहा है, वो तो उसको काउंटर किया है जयशंकर उसी वक्त कि ये हमारे, हम हमेशा, और इसी पे ये बहुत अकड़े हुए हैं इस पे, कि वो कहते हैं कि रिश्ते बरकरार रहें, और जब बॉर्डर का इशू है, ये हिस्ट्री का, तारीख का इशू है, इसको रहने दीजिए। वो हमें, भारत सरकार और भारत की कौम में इस पे कोई मुश्किल नहीं है, मगर सिर्फ ये है कि ट्रैंक्विलिटी और पीस कहाँ है जब आप 2 डिवीजन वहां लाए हैं एलएसी। ये तो नाजरीन जानते हैं, पहला तो चीनी तरफ से, वो तो एक्सरसाइज में लगे हुए थे टिबेटन प्लेटो, सिंजकियांग के एरिया में, और भारत जहां तक पेट्रोलिंग करता है वो रुकावट लाए थे क्योंकि जाड़े का मौसम था। और जब अप्रैल में उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू की, को देखा तो पेट्रोलिंग तो हम कर ही नहीं सकते। तो ये काम कोई हिंदुस्तान में मोदी हो या मनमोहन सिंह हो या वाजपेयी हो, और या कोई हमारे वजीर आजम हो, ये कभी नहीं मानेंगे कि एक ट्रैक पे दोस्ती करिए और दूसरे ट्रैक को हम आप पे छुरे मारते रहेंगे। नहीं होगा। और इसी के वजह से मैं आपसे, आपके नाजरीन से ये भी कहना चाहता हूं कि एक इशारा जो उनको दिया गया है, किसी बिना किसी शक के, वो ये है कि बॉर्डर डिफेंड करना हिमालयाज में, कोई पाकिस्तानी दोस्त तो हमारे जानते हैं, ये कोई ये इजी बात नहीं है। ये इस पे ठीक बात। काफी कठिनाइयां हैं। चीनियों ने वहां पे 20,000 पे कभी डिप्लॉय नहीं किया है। हमारे और पाकिस्तानी दोस्त इस ऊंचाई पे रेगुलरली डिप्लॉय करते हैं। तीसरा कि अगर आप हमको अचानक ही का एक माहौल लाते हैं कि आप 2 डिवीजन वहां लाते हैं, हमें पता भी नहीं है, तो हम भी अचानक ही तरीके से कुछ काम कर सकते हैं। वो मैं बाद में आपसे उसकी जिक्र हाँ करूंगा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, इसमें और इसमें जो एक चीज। खास मुद्दा इशकार जी साहब ये है जी, कि गो हाँ, अहेड प्लीज। और एसिमेट्री हिंदुस्तान और चीन में बहुत ज्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है। हमसे काफी आगे है चीन। मगर पावर एसिमेट्री में अगर एक मुल्क कमजोर हो, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि हम उस मुल्क को कुचल सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता। ये उनको, ये जो एक तरीके का सबक जो है, वो 2930 रात को चीनियों को सिखाया गया है। उसका क्या मतलब, आपको इसका मूल्य, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कोई, इट इज नॉट अ नाइफ थ्रू बटर सिचुएशन,
कि आपने छुरी लाई और मक्खन आया हो तो मक्खन काट लिया, वैसे काम नहीं है। मेरे ख्याल में वो मैसेज गया है, इसीलिए वांग यी और जयशंकर की जो बात हुई है, उस पे मैंने पहले कहा था कि ज़ुबान जो है मॉडरेट ज़ुबान है, एक तरीके से वही पॉज़िटिव्स वही है। मगर हम आगे देखेंगे कि जो ये कह रहे हैं डिसएंगेजमेंट, वो कैसे आएगी, कैसे प्रोसेस होगा। अब कोर कमांडर के इस बात तो 5 बात हुई है, आर्मी मतलब कमांड लेवल के बाद जो डिप कमांडर है वो बातें हुई है, कुछ दिनों में ब्रिगेडियर लेवल की और बात होगी, शायद कोर कमांडर्स की बात होगी। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये 5 पॉइंट जो एजेंडा है ये कहाँ गया? हैज़ इट फ्लोन ठीक है। और ठीक है। हैज़ इट अच्छा, इसमें इसमें जो स्टेटमेंट है, स्टक? ये जो स्टेटमेंट है मास्टर साहब, उसमें कुछ चीजें तो आपने देखी हैं, मैंने भी देखी हैं, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट इज नॉट देयर इन द स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, जो उसमें नहीं है वो ये है कि स्टेटस को एंटे की बात नहीं हो रही है, कि जो देखें, अब जो उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है उसको छुड़ाने के लिए और प्री अप्रैल 2020 की पोजीशन पे जाने की कोई बात नहीं हुई है, कोई जिक्र ही नहीं है उसका। दूसरी जो बड़ी सिग्निफिकेंट किस्म की जो चीज नहीं है, वो ये है कि देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब ये जो चीज है, ये आपको पता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को उन्होंने नाम ही नहीं लिया, अब उन्होंने कह दिया कि बॉर्डर एरियाज। अब ये एक बहुत वेग किस्म की स्टेटमेंट है। अब इसको कौन डिफाइन करेगा? मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा कि कैसे उसको डिफाइन करेंगे कि जी बॉर्डर कौन सा है। तो ये आप समझते हैं कि ये काफी सिग्निफिकेंट मिसिंग है हुई है इस स्टेटमेंट के अंदर। नहीं, बिल्कुल ये तो हमारे मीडिया में भी आया है, मुझे इसका ज़िक्र करना चाहिए था। हम्म, वो ये है कि हमारी तरफ से हमारी सरकार ने बहुत ही कंसर्न हम्म, एक्सप्रेस किया है कि स्टेटस को एंटे में वो हमारे साथ कुछ नहीं, जैसे 2 फॉरेन मिनिस्टर्स बात करते हैं, तो एक तरीके का स्टेटमेंट का भी एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कि कौन ठीक सा लफ्ज इस्तेमाल होगा, कौन सा सेंटेंस हम हटाएंगे, कहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, आप है। जानते हैं, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज में उसकी बात नहीं है, मगर हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी सत्ता हो, इसका हमेशा मेंशन किया गया है मई के बाद, एक 5 महीने हुए हैं कि स्टेटस को एंटे लाइए। वो स्टेटस को में डेट भी दी है, महीना भी दिया है, हाँ, जैसे सूरत हाल थी अप्रैल के महीने के। हम ठीक। उसको रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि दोनों साइड पेट्रोलिंग करते थे और बॉर्डर्स दोनों साइड एलएसी का जो आपने कहा लाइन ऑफ एक्चुअल हम्म, कंट्रोल, इस पे मेंशन नहीं है। वो भी चीन की तरफ से एक 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 तरीके का हार्ड लाइन अप्रोच है। हालांकि उसी चीन ने 1993 और 96 में जो अग्रीमेंट हुआ है, लिखित अग्रीमेंट है, ये जॉइंट हाँ, स्टेटमेंट नहीं है, दोनों साइडों पे उस पे सिग्नेचर्स हैं, उस पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लिखा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि जो आप कह रहे हैं, आप समझिए अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लिखा नहीं है, मगर मैं उसको इंटरप्रेट करता हूं, आप हमारे साथ उस पर सहमति रखेंगे, और हम्म, जो चीन करता है एलएसी, ठीक है, हम बरकरार रखेंगे। और वही हमने देखा भी है मई के बाद। देखिए, फिंगर 4 पे हम बैठे हुए थे, हम्म, फिंगर 8 तक हम जाते थे। फिंगर 8 1960 की चीन की क्लेम लाइन हाँ, 59 की। है, 59 की क्लेम लाइन है फिंगर 8। जी। हमने मान लिया, ठीक है, आप कह रहे हो, क्योंकि जब तक हम समझौता नहीं करें, और आप 8 से 4 तक आइए, आप कहते हैं 4 आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और हम 4 से 8 जा सकते हैं। ये एक मिसाल दी है, वैसे ही भी गलवान में है, हॉट स्प्रिंग में है, गोगरा में है, डेप्सांग में है, दमचोक में है, चुमार में है। तो मतलब जो कुछ भी, ये ना कहना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इस्तेमाल ना करना, ये एक हम्म, कॉम्प्रोमाइज है। स्टेटस को एक्सप्रेशन यूज ना करना, नहीं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना, हम्म, टॉक कहीं नहीं बढ़ते। कम से कम आप जंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, थोड़ी बातचीत के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि ठीक है। 2 महीने बहुत ही अहमियत रखते हैं। मिडिल ऑफ नवंबर में तक 2 महीने मैं अभी जी। भी रूल आउट नहीं कर सकता हूं कि कुछ हो सकता है, हम्म, अभी भी। क्योंकि
कोई नहीं कह सकता। आप जानते हैं, आपने कॉन्फ्लिक्ट स्टडी किए हैं, क्योंकि हमें हमारी तरफ तो हम हिंदुस्तान की तरफ से एक डिफेंसिव पोस्चर है, हाँ, मगर जो 29 और 30 रात को हुआ है कि एक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। उस पे हमने एक स्पेशल फोर्स का एक डिवीजन वहां पे डिप्लॉय किया है। वो कोई आम बात नहीं है। वो हाँ, सारे के सारे टिबेटन्स हैं, सारे के सारे टिबेटन पॉपुलेशन जो यहाँ पे आई है, उनकी जो उनकी जो यूथ है, वो वो टिबेटन्स हैं। माउंटेन वॉरफेयर उनकी रगों में है। इन ऊंचाइयों पे वो जंग कर सकते हैं। उनकी तरफ से कोई टिबेटन टिबेटन बटालियन नहीं है। अगर टिबेट उनके साथ है, तो वो भी वहां पे फिर आप टिबेटन्स को टिबेटन्स के साथ जंग करवा सकते हैं। हम्म। वो भी नहीं हुआ है, तो ये बहुत अहमियत रखता है। अच्छा अच्छा, क्यों? हिमांशु साहब, आपने आपने जिक्र किया डैम चौक का और शुमर का, जो कि 2014 में ये वाकया हुआ था, स्टैंड ऑफ हुआ था। और ये एग्जैक्टली उस वक्त हुआ था जब प्रेसिडेंट शी वाज विजिटिंग इंडिया। और उस वक्त उससे भी पहले आपको पता है 2013 में डेप्सैंग में भी एस्केलेशन हुई थी। तो अभी ये जो सिलसिला चलता आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं कि डी एस्केलेशन भी होती रही है, डिसएंगेजमेंट भी होती रही है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइनीज ने ये जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर बात की है, मुझे ऐसा लगता है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज हैव सक्सेसफुली रीडिफाइंड द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑन ग्राउंड। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। यही तो हिंदुस्तान सारे सारे आलम को कहता रहा है इतने महीनों से, कि ये फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैव बीन चेंज्ड। और एक तरफा उन्होंने जो करना है करेंगे, और बाकी आलम क्या कहता है हमें कोई परवाह नहीं। तो इसीलिए एक तरीके से घबराहट हिंदुस्तान में ही नहीं है, घबराहट सारे आलम में है। अब आप देखिए, आसियान है, जापान है, साउथ कोरिया है। आप जनूबी एशिया में देखिए, मालदीव यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्यों डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। आप जानते हैं, तो एक तरीके से हाल ही में 2 दिन पहले हुआ है कि वो एक तरीके की, मतलब हर एक मुल्क अपने कौमी निफाद, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उसको बरकरार करने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है कि कहीं ये जो चीन है, हमारे पहाड़ की तरह हमारे सर पे गिरने वाला है। कोई तो हमें कोई सिक्योरिटी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो। अगर ऐसी सूरत हाल आए तो हम अपने देश को, मुल्क को बचा कैसे सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, मगर एक एक फर्क है, 30 सेकंड में बताऊंगा। जी जी। डेप्सांग में 2013 में क्या हुआ, उन्होंने कुछ टेंट लगाए थे। उसके बाद बातचीत हुई, वो टेंट हटे और चीनी भी हटे। हाँ, इस बार टेंट नहीं है, इस बार आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हैं, इस बार टैंक्स हैं, जो आर्टिलरी गन्स हैं, 2 पूरे डिवीजन, वो 40,000 फौजी आज हमारे मशरकी लद्दाख में चीन की तरफ से मौजूद है। और हम जो हर तरह से उनसे थोड़े कमजोर हैं ताकत में, हमें कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि हम भी 2 डिवीजन वहां ले गए, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में उनको 10 to 1 सुपीरियरिटी चाहिए। उनके ठीक। पास कम से कम 20 डिवीजन होने चाहिए अगर उन पे कोई हमला करना है, तो वो उनके पास है नहीं। तो अगर ठीक। सूरत हाल काबू नहीं पाती, तो इसलिए मैंने कहा है कि हिंदुस्तान की तरफ से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम हो, सारे आलम को कहा है कि हम हर तरफ से तैयार हैं। और अगर हुआ भी ऐसा एक, अगर छोटी, जिसे हम हिंदी में सीमित युद्ध, लिमिटेड वॉर हुई है इसी सिर्फ इस इलाके में, तो मेरे ख्याल में चीन को भी काफी नुकसान मिलेगा। हिंदुस्तान को नुकसान जरूर मिलेगा, कोई शक नहीं है, मगर चीन को भी। इसीलिए कॉस्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉस्ट ऑफ द बहुत स्ट्रैटेजी, हमेशा जो लीडरशिप है सारे आलम में, उनको इनको कैलकुलेशन करने की बहुत ही जरूरत ठीक है। अच्छा, ये जो लेट्स टॉक अबाउट पीस। अब ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं, तो क्या ये जो सीबीएम्स हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान सीबीएम्स का एक सिलसिला रहा है ओवर द इयर्स, क्या आप समझते हैं कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसके बाद वो सीबीएम्स जो पहले चल रहे थे, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो होते हैं,
क्या अब वो वाले सीबीएम्स पुराने वाले चल सकते हैं, या हमें चेंज करने पड़ेंगे, या दोनों मुल्कों को बैठ के कोई ना कोई मैकेनिज्म इस तरह का बनाना पड़ेगा ताकि जब भी कोई रेजोल्यूशन होती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की तो उसको हल किया जा सके? इरशाद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। वो ये है कि जो कोई भी समझौते एग्रीमेंट्स अभी तक हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स रहे हैं, वो के मतलब सैनिकी डिफेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, वो तो उनको तो हटाया नहीं गया, उनको कैंसिल नहीं किया गया है समझौते के हिसाब से, मगर उनको कैंसिल किया गया है बर्ताव के हिसाब से। कि अगर आप हर एक समझौता, हमें हर एक पॉइंट जो है एग्रीमेंट का, उसको आपने रद्द कर दिया क्योंकि आपने अपने टैंक भेजे हैं जो आपने भेजने नहीं थे, सिर्फ आपको पेट्रोलिंग का म्यूचुअल एग्रीमेंट रहा है, तो मुझे लगता है जब तक ये मैं इस पे कोई एक थोड़ी सी भी एम्बिग्विटी नहीं है, क्योंकि 40 साल मैंने हिंदुस्तान के फोर्स में काम किया है, वो ये है कि हिंदुस्तान की तरफ से अगर युद्ध की जरूरत हो, अगर जंग की जरूरत हो, वो करेंगे। हाँ, उस पे ठीक। 4 साल लगे, 5 साल लगे, जैसे समदरौंग में 86 में ऐसे ही एक सूरत हाल पैदा हुई थी। डिप्लोमेटिकली हमने उसको 6 साल लगे, मिलिटरीली हमने डिप्लॉयमेंट की थी। तो ये ठीक। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस में हमें मिलिटरी डिप्लॉयमेंट 5 साल रखनी पड़ेगी, 4 साल रखनी पड़ेगी, ताकि डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल सियासी लेवल सतह पे इसका आगे बढ़ने की एक संभावना, पॉसिबिलिटी हो। मगर जहां ठीक। तक आपने कहा है कोई नए एग्रीमेंट तभी होगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, या बॉर्डर एग्रीमेंट, या पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो कुछ भी करना है, आधा भी कदम हिंदुस्तान, इंडिया तैयार नहीं है लेने का जब तक कि चीनी फौजें वहां से ना हटे और हमारी फौजें अपनी नॉर्मल लोकेशन पे ना जाए। तो तो ये ये जो एक राजनीतिक तो की ये समस्या जो है। तो ये जो 1000 किलोमीटर या माइल्स का जो इलाका है, वो फिर कहीं बात उस पे होगी या नहीं होगी? नहीं, उसके वही तो बात, तो अभी तो मैंने वही तो मैंने कहा ना आपको, जब मैंने अप्रैल 2020 की सूरत हाँ, हाल थी, जब स्टेटस को तक एंटी जो है। चीन, हाँ, जब तक चीन वहां नहीं जाता है, वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो उन्होंने एक तरफा तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ऑक्यूपाई किया है, जब तक वो नहीं होता है, तब तक ये जो दरार है ये बरकरार रहेगी। हिंदुस्तान तैयार है, चीन शायद उन्होंने कैलकुलेशन की है, लेकिन हम भी लेकिन हिमांशु तैयार साहब, हैं। एक चीज देखें, मैं ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें ये कह दिया गया है कि देयर विल बी नो वॉर, नो नो एस्केलेशन, डिसएंगेजमेंट होगी। तो जब एक तरफ हम ये मान लेते हैं कि जी हम वॉर नहीं करेंगे, तो फिर हम अपना जो इलाका इंडिया है वो कैसे वापस लेगा? जंग के बगैर, वॉर के बगैर कैसे इलाका ले लेगा अपना? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो मुझे नजर आ रहा है इसमें। नहीं, बस यही जो मैं इसीलिए मैं आपसे 1986 की बात समझौता क्यों मैं कह रहा था, उस हाँ। वक्त भी यही अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, दे विल बी नो वॉर, वी विल टॉक, वी विल रिजॉल्व द इशू। मगर चीन की फौज वहां मौजूद थी उस वक्त। जनरल सुंदर जी ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके एक पूरा डिवीजन वहां डिप्लॉय किया था। वहां पे तो उनकी कंपनी एक थी, हाँ। मतलब हमने इरादा किया कि तो आपको हटा देंगे यहाँ से। हम्म। तो जो बातें डिप्लोमेटिक की जाती हैं वो तो अलग बातें हैं। कि आपको याद होगा 12 जून को उनकी जो जिनजियांग कमांड है, हाँ। उनके कमांडर और हमारे कमांडर में बातचीत हुई, क्या कहा था उसको, आपकी आप ही के लफ्ज जो हैं, हम्म। डिसएंगेजमेंट करेंगे, डी एस्केलेशन। उसके बाद 48 घंटे में 21 हमारे लोग मरे गलवान हाँ। में, हाँ। क्योंकि वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हमें सोच समझ के ज्यादा हाइप नहीं करना चाहिए। अगर मीडिया हाइप करना चाहता वो उनकी उनकी हाँ। हाँ। अपने नजरिए से देखे। एक डिफेंस एनालिस्ट तो स्ट्रेटेजिक पब्लिक पॉलिसी कमेंटेटर की हैसियत से मैं कह सकता हूँ कि अभी हमें वक्त लगेगा। हम देखेंगे कि अगले 2 महीने बड़े क्रिटिकल हैं कि इस पे क्या प्रोग्रेस हो रही है। अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी तो फिर जंग की बात ही नहीं है, क्योंकि फिर आप अप्रैल की बात कर रहे हैं कि विंटर में किसी तरह की लिमिटेड युद्ध हो ही नहीं सकती है, नहीं क्योंकि हो सकता। लिमिटेशन तो दोनों साइड। हम्म।
तो फिर वो अगले साल पे बात चली जाएगी। अच्छा, जरा फाइनली और ब्रीफली हम बात कर लें जरा थोड़ी सी कोविड-19 के हवाले से। मार्शल साहब, इंडिया में बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, मैं जो देख रहा हूँ। रोजाना तकरीबन 1 लाख के करीब केसेस जो है, 97,000 93,000 आ रहे हैं। नंबर ऑफ डेथ्स बहुत बढ़ रही है। क्या हो रहा है, इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे अभी तक? क्या टोटल लॉकडाउन की तरफ फिर बढ़ेंगे, या किस तरह पार्शियल लॉकडाउन होंगे, क्या होगा? नहीं, ये जुड़े हुए हैं। हाँ, इस पे तो हम सब, मेरे ख्याल में सारे सब कॉन्टिनेंट में बड़े अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने आपके नाज़रीन के सामने उस कुछ हफ्ते पहले भी बात की थी इसके बारे में, हाँ, क्योंकि हमने एक लॉकडाउन लगा दिया था मार्च 24 को, और उस लॉकडाउन काफ़ी देर रहा इसलिए कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, हमारे जो इक्विपमेंट सिस्टम्स इंपोर्ट करने हैं इमरजेंसी बेसिस पे करेंगे ताकि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोप करे अगर 10 लाख 20 लाख 30 लाख की तादाद के कोविड 19 के पेशेंट्स हो, तो जी, वो उस पॉलिसी के हिसाब से ही चल रहा है। उसके बाद दूसरा मुद्दा था उस पर टेस्टिंग का। जब जी, मार्च 24 को टेस्टिंग थी, हम पूरे सारे मुल्क में 5 या 6,000 टेस्ट कर सकते हैं उस वक्त। हाँ, इस वक्त हम 10 लाख टेस्ट कर सकते हम्म, हैं। तो जितना आप टेस्ट करेंगे उतना आप यू विल फाइंड आउट कितने केसेस हैं। तो ये भी हमने उस वक्त, आपको याद, आपको टेप हाँ, कर देख लीजिएगा, मैंने उस वक्त भी कहा था कोई इसमें अचानक की बात नहीं हुई है कि सडनली सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। नॉट एट ऑल। हम्म, सिचुएशन इज बैड, but we expected the situation to arise because when we do massive testing we will find more cases. मगर जहां तक अभी और बढ़ेंगे इस पर कोई शक नहीं है। सितंबर अभी तो बढ़ रहा है। जब हाँ, तक ये फ्लैटन नहीं होता है तो हाँ, फिर हम सांस ले सकते हैं कि हाँ कोविड 19 काबू में आ गया है, और वो फ्लैटन करने के बाद कम होता जा रहा ठीक। है। यही अच्छा, अब ये बात जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोविड 19 का बहुत एक सीरियस इशू है। इकोनॉमी जो है उसका कोई हाल नहीं रह गया। जीडीपी आपको पता है कितना नीचे चला गया हुआ है। और ये सिर्फ कोविड 19 की वजह से नहीं हो रहा, ये उससे कोविड 19 से पहले के 12 क्वार्टर से इकोनॉमी जो है इंडिया की सफर करती आ रही है। लेकिन आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं कि सब कुछ होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि कंगना रनौत जो है, उनके ऊपर पूरे का पूरा इंडियन मीडिया लगा हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, उसका घर तोड़ दिया, ऑफिस तोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? सीरियस इश्यूज की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये 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 देखिए ना, ये तो सवाल मैंने आपसे पूछना चाहता था, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आप इसके बारे में ज्यादा जानते हैं। मगर जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है कि ये अगर सरकार की तरफ से उनके पहलू से देखूं, एनालाइज हाँ, करूं, हाँ, ये सरकार को एक स्ट्रेटजी है हम्म, कि आपके लोग डाइवर्ट करें थे। इतनी हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। जीडीपी आपका -24% चला गया है पहले क्वार्टर में। मेरे ख्याल में सारे साल का जीडीपी 10 या 15% नेगेटिव हो सकता है हम्म, 2021 मार्च तक। ये हाँ, एक बात है। दूसरी बात, पैंडेमिक, आपने उस पर हमने बहस अभी की है कि हाँ, क्या बुरे हाल है उसमें। तीसरी बात, जो चीन हमारे दरवाजे पे खटखटा रहा है कि हमें आपकी जमीन चाहिए, इनके बावजूद हमारे वजीर आजम अपने बड़े एस्टेट के घर में मोरों को खाना खिलाते। तो हाँ, ये मैंने एक देखा था। तरीके की ये एक तरीके की क्या नॉर्मल सी है। ये हमारे बड़ा भारी मुल्क है, बहुत ही ताकतमंद मुल्क है। तो ये तो नॉर्मल इश्यूज हैं, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि मीडिया को 24/7 उनको चाहिए बाइट्स, उनको चाहिए। मीडिया रहे करेगा हाँ, क्या अगर उनको न्यूज ना दें? वो तो मर गए ना। न्यूज कहाँ से मिलेगी? आपकी सियासत अभी कमजोर है। ये सियासत, सारे जो सियासती नहीं, जमहूरियत। देखिए, सारे जनूबी एशिया में नेशन बिल्डिंग इज स्टिल इन प्रोग्रेस। इट इज। हिंदुस्तान में तो मौजूद है। हमारे इंस्टीट्यूशंस काफी मजबूत थे। आपने पहले भी एक सवाल उठाया था, वो कमजोर होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में बाकी देशों को, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, तो इनको अपने इंस्टीट्यूशंस
स्ट्रेंथन करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी सियासत डिमांड करती है, सियासत की फाउंडेशन क्या है? इलेक्शंस। हाँ, कहाँ इलेक्शंस है तो मुझे बताइए, मैं पॉलिसी आपको दूंगा। वो पॉलिसी क्या है? इलेक्शन बिहार में होने हैं, हाँ, सुशांत बिहार में। बिहार का है। हाँ, उसके बाद बंगाल में होने चाहिए, रिया चक्रवर्ती जिसको कि पब्लिक फोकस बना दिया है, तो ये उसका वो ब्राह्मण है। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज जो जनूबी एशिया, हमारी नहीं है, आपके यहाँ भी है। हम्म, आप जानते हैं आपके जो रीजन्स हैं, हाँ, सिंध हो या बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनवा हो या पंजाब हो, अलग अलग इंटरेस्ट हैं। तो हाँ, इनको आप कैसे कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ाएंगे? इस पे सियासत सबसे बड़ी कल्प्रिट है। हाँ, उसके बाद मीडिया, जो ये एक तिनके को हाइप करी थी। एक पहाड़ बनाता है। हाँ, तो हाँ। इस वजह से ये चलता रहेगा, लेकिन कोशिश लेकिन 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 मास्टर साहब देखे ना, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि पीपल लाइक अर्नब अर्नब गोस्वामी साहब, कपिल शर्मा साहब, और साथ कंगना साहिबा, इन तीनों को वाई प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है, कमांडोज दिए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? टैक्स पेयर्स की मनी जो है वो किस तरफ लग रही है? लोग, क्योंकि मुझे ये तो मुझे तो पब्लिक पॉलिसी मुझे पता नहीं है, ये तो सीक्रेट रखी है सरकार ने। मगर मुझे लगता है कि ये एक तरीका है कि हाउ टू शेप द नैरेटिव। हम्म, क्योंकि कंगना, अब जो किसको भी आपने सिक्योरिटी दी है वाई प्लस, आपने आमिर खान को क्यों नहीं दी? क्यों नहीं रही? हाँ, टंकी वाला। क्यों बताइए। हाँ, अब आमिर खान की कितनी चुनौतियां हैं हिंदुस्तान में, मगर हाँ, आप किस किस को सिक्योरिटी देते हैं? अर्नब गोस्वामी जो सरकार की पॉलिसीज को पब्लिक डोमेन में एग्रेसिवली, एक हाँ, ऐसा लगता है कि जंग होने वाली है हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान परसों मंडे को, ऐसा बिल्कुल लगता बिल्कुल। है। और वैसे ही कंगना रनौत, जैसे कि हिंदुस्तान में और कोई है ही नहीं, काम ही नहीं हो हम्म, रहा है, सिर्फ कंगना रनौत कर रही है। हम्म, तो वो भी एक तरीके की पब्लिसिटी है। फिर महाराष्ट्र का सरकार वहां बीजेपी बनाने वाला था, वो बन नहीं पाई, शिवसेना। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन में अब सारा जो नफरत है, सारी जो नाराजगी है, वो उनकी सरकार जहां पे उद्धव ठाकरे हैं और कांग्रेस हाँ, के साथ और शरद पवार के साथ मिले हुए हैं, वो अगाड़ी हाँ, जो कुछ कोलिशन गवर्नमेंट है ना उनकी वो। बनाया है। तो मुझे लगता है ये हाइपर नेशनलिज्म जो डिस्प्ले हो रहा है, जिसपे कुछ सरकार की भी किरदार है। तो यही आपका जवाब है कि कंगना को आपने वाई प्लस क्यों दी? वाई प्लस से पहले एक असेसमेंट होती है, 24 घंटे 48 घंटे, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, होम मिनिस्ट्री, रिसर्च एनालिसिस विंग, वो हाँ। करती है कि किसको खतरा कैसा है। उसके बाद प्रपोजल जाते हैं होम मिनिस्टर के लेकिन पास। उसके उसके ऑफिस को तोड़ना तो नहीं चाहिए था ना? तो वही नहीं नहीं, वो भी गलत बात है। वो हाँ, भी गलत बात है। देखिए, हमारा बड़ा रीजन डिबेट रहता है आपकी जेएनएन चैनल पे, हाँ, वेरी वेल रीजन। मैं बहुत ही फख्र करता हूँ कि आप इतने मेच्योर जर्नलिस्ट हैं, और जो सवाल पूछते हैं मैं भी कोशिश करता हूँ जितने बैलेंस और जितने डिस्पैशनेट डिस्कशन हो। ठीक बात। बिल्कुल गलत था। हाँ, कि कानूनी तरह से तो आप उनको, उसकी बिल्डिंग को, जिसमें स्ट्रक्चर्स इलीगल थे, उनको हाँ, आप बिल्कुल डिमोलिश कर सकते थे। हाँ। मगर टाइमिंग थी, वो पॉलिटिकल टाइमिंग थी, और क्योंकि नोटिस भी देखा ना, नोटिस 2018 में। नोटिस भी बहुत कम था, एक दिन का नोटिस दिया आपने उसी वक्त। इसरार साहब एक दिन का नहीं दिया है, अगर कुछ कानूनी, घंटों। अगर आप सुप्रीम कोर्ट पे जाएं, हाँ, हाँ, वो ये बिल्कुल वही सिर्फ कमेंट करेंगे कि इस वक्त क्यों किया। 2 साल हाँ, पहले उनको नोटिस दिया गया है, आपके स्ट्रक्चर्स इलीगल हैं, लिखित। और उस लिखित कार्रवाई में भी एंड में कहा है कि वी विल बी फोर्स टू डिमोलिश योर स्ट्रक्चर। हम्म, 2018। तो ये अच्छा। इलीगल काम नहीं हुआ है। मगर उसका, आपका और मेरा जो बैलेंस डिस्कशन है, 2019 को क्यों नहीं किया? हाँ, उसको क्यों नहीं किया? 2020 की जनवरी में क्यों नहीं किया? तो हाँ, आप सितंबर में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि माहौल जो है हाँ, वो हाँ, आपके एंटी जा रहा है, तो कंगना की जरूरत है। हाँ, सुशांत की वजह से। ठीक। जी। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया यरमाशी साहब। आपके साथ हमेशा बहुत मजा आता है। मैं इसलिए आपके साथ जब मैं गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे अक्सर लोग यही कहते हैं कि आप उनको जरा थोड़ा सा कन्फ्रंट करें। मैंने कहा यार देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो मुझसे बड़े हैं, और मेरी तरबियत इस तरह की नहीं हुई हुई कि मैं अपने बड़ों से सींग फंसाऊं।
दूसरी बात यह है कि अगर मैं इस तरह करूंगा तो मैं एक बहुत बड़े आलिम शख्स से, जो कि स्कॉलर आदमी है, स्कॉलर सोल्जर है, उसके इल्म से महरूम हो जाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे दोनों चीजें करूं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आई एम ऑनर्ड टू हैव यू, और हमेशा बहुत मजा आता है आपसे गुफ्तगू इशराक साहब, आई एम ऑल्सो ऑनर्ड, कर। डीपली ऑनर्ड कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करता हूं, मगर जो आपको एडवाइस करते हैं कि कन्फ्रंट कीजिए, प्लीज जरूर करिए, क्योंकि हमारी गुफ्तगू में कॉन्फ्रंटेशन से छोटे बड़े की बात नहीं है। यहाँ पे हमारी हमारी सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजी के इश्यूज हैं। जनूबी एशिया में हमारा डायस्पोरा, पाकिस्तान को हो या हिंदुस्तान को हो, सारे आलम में है कि उनको समझना है कि हम इश्यूज अगर हार्ड हैं, अगर आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं करिए, और हम भी जवाब आपको प्यार से देंगे, आप भी सवाल प्यार से पूछेंगे। तो वही तो इंशाल्लाह, हमारा जो मकसद है इस डायलॉग का, वो बरकरार रहेगा, सबके लिए अच्छी होगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ वंडरफुल डे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी खुदा मच, हाफिज। थैंक यू वेरी मच, गॉड थैंक यू ब्लेस सर। यू। थैंक यू।